साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। आज हम लोग प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि जो बैच चलाया गया था 1 महीना पहले, उसमें आपका जो पॉलिटी है वो समाप्त कर दिया गया है, ठीक है? और ये बैच हमारा चल रहा है यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए, जो 2022-23 में होना है उसके लिए। पॉलिटी को समाप्त के साथ ही हमारा प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो गया है। इसको हम लोग अभी सॉल्व भी करेंगे, लेकिन मैं आपको अगली बात बता देता हूँ कि जिन लोगों को भी हमारे साथ इसमें वर्क करना है वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 7453885232। ठीक। अभी क्या होगा कि इसका पूरा सॉल्यूशन मैं आप लोगों को यहाँ पर दूंगा, यहाँ पर ऑनलाइन। लेकिन अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है तो मेरे से एक दिन पहले ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और वहाँ पे जाकर के आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन मेरे साथ यहाँ पर देख सकते हैं। अपने आप से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बाकी जैसे भी आपका चलना है वैसे। और यहाँ पर अगला सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया गया है हिस्ट्री, ठीक है? तो उसके कंसाइज नोट्स और वो सारी चीज़ें आप लोगों को टेलीग्राम पे ही मिल जाएंगी। और उसके साथ साथ जो मेंस का सेशन है वो हम लोग 1 अक्टूबर या 2 अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे। तो चलिएगा यहाँ पे कुछ सवालों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। 20 सवालों का कलेक्शन रहेगा और उनकी डिटेल सॉल्यूशन मैं यहाँ पर दूंगा। तो पहला स्टेटमेंट है, कुछ यूपीएससी के पैटर्न पे क्योंकि बात की जाती है तो हम उसी पैटर्न पे लेकर के यहाँ पे चलने वाले हैं। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, पहला स्टेटमेंट तो ये तो सभी को पता है। भारत में संसद है, ठीक है? विधायिका वो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, कॉमन व्यक्ति भी इसको कर सकता है, यानी कि ये सही है क्योंकि सही कथन हमें छांटना है। दो बातों का विचार हमें हमेशा रखना है कि यहाँ पे सही या गलत की बात पूछ रहा है क्या, और दूसरी दूसरी बात ये कि ये जो ऑप्शन है इस पे जरूर ध्यान दे लेना है। इसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल कहा जाता है। बेस्ट में आप जाएंगे यूके में तो वेस्टमिंस्टर मॉडल इसको कहा जाता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही है। अगर आपकी ये याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, अभी तीसरे स्टेटमेंट पे आप चलें। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायक विधायिका से स्वतंत्र होती है। अब देखिएगा कार्यपालिका और विधायिका, जबकि आप आर्टिकल नंबर 50 में पढ़ते हैं कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, तो न्यायपालिका से तो पृथक हो सकती है लेकिन विधायिका से नहीं। कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है और विधायिका भी लोकसभा, राज्यसभा और, ठीक है, और राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है, इसलिए ये स्वतंत्र नहीं हो सकती। तो इससे स्वतंत्र होती है, ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे गलत हो जाता है। तो अगर ये गलत हो जाता है, लास्ट वाला ऑप्शन आपको देख लीजिएगा, तीसरा नंबर ये गलत है, तो आपका ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट भी, और आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी, लेकिन उससे भी पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप लोगों ने अपना पॉलिटी समाप्त नहीं किया है तो पहले पॉलिटी को समाप्त करें, उसके बाद ही प्रैक्टिस सेशन में जाएं, वरना अ, एक अच्छा खासा रिजल्ट नहीं मिलेगा आप लोगों को। चलिएगा आगे देखते हैं। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। एक तो आप अभी पढ़ के आ रहे हैं संसदीय व्यवस्था, ऊपर वाली, तो ये एक व्यवस्था होती है, और दूसरी होती है अध्यक्षात्मक व्यवस्था या अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। तो इसमें हम देखेंगे पहली चीज सामूहिक उत्तरदायित्व, ये होता है कि नहीं, ठीक? तो इस चीज की बात, तो सामूहिक उत्तरदायित्व ये संसदीय शासन व्यवस्था में पाया जाता है, ठीक। और हाँ, एक चीज और, यहाँ पे सवाल को आप जरा ध्यान से देख लें, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में कौन सी चीज शामिल नहीं है, तो नहीं पे हमें सवाल करना है। तो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व तो नहीं पाया जाता, क्यों? क्योंकि ये संसदीय शासन व्यवस्था का पार्ट है। आपने देखा होगा कि जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और ऐसा ही काम होता है राज्यों में। वहाँ की जो मंत्री परिषद होती है वो सामूहिक रूप से वहाँ की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेतृत्व प्रधानमंत्री द्वारा, बिल्कुल सही बात है। ये संसदीय व्यवस्था का पार्ट है, सॉरी मैं यहाँ पे भूल गया, ये संसदीय व्यवस्था का, क्योंकि संसदीय व्यवस्था में जो नेतृत्व करता है वो बहुमत दल का नेता यानी कि प्रधानमंत्री करता है, तो ये भी संसदीय व्यवस्था है और ये भी संसदीय व्यवस्था है। तीसरा है एकल सदस्यता, ठीक। अब यहाँ पे एकल सदस्यता की बात आ रही है। यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था में आप देखेंगे कि जो सदस्यता है यानी कि मेंबरशिप है वो मंत्री परिषद के मेंबर होते हैं, ठीक।
मंत्रिपरिषद के मेंबर भी होते हैं संसदीय व्यवस्था में। जो लोग संसद के मेंबर होंगे उसमें से ही मंत्रिपरिषद को चुना जाएगा, यानी कि वो इसके भी पार्ट हो जाएंगे, इसके भी पार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर एकल व्यवस्था में आप देखेंगे तो एकल व्यवस्था में ये अध्यक्षीय व्यवस्था समाहित हो जाती है, क्योंकि इसमें केवल वो एक ही चीज का पार्ट होते हैं, उसमें अलग से पार्ट नहीं लिया जाता। ठीक, तो इसलिए ऊपर के जो दो पार्ट हैं ये आपके संसदीय व्यवस्था के हैं, तो ये शामिल नहीं है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि पहला और दूसरा ऑप्शन इसमें शामिल है। ठीक, तो सदस्यता भी समझ गए होंगे। तो ये मंत्रिपरिषद और संसद की बात हो रही है, यानी कि विधायिका की। जबकि यहाँ पर जो लोग अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में होते हैं वो केवल मंत्रिपरिषद तो होते हैं, लेकिन वो विधायिका के मेंबर नहीं होते। खैर चलिएगा, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, बिल्कुल सही है। और नीचे जरूर ध्यान दे लें, सही कथन है, हाँ सही बात है। ठीक, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, बिल्कुल सही बात है, पहला स्टेटमेंट। यह संघीय कार्यपालिका का प्रधान होता है, अभी ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, कार्यपालिका का तो हेड होता ही है, और बल्कि ये तो विधायिका का भी आप सर्वे सर्वा कह सकते हैं। और राष्ट्रपति का पद पुनर्निर्वाचन के योग्य होता है, यानी कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के बाद क्या बाद में भी बन सकता है? हाँ, तो ये जब तक व्यक्ति मरता नहीं है, हाँ यानी कि डेथ नहीं हो जाती, तब तक बन सकता है। तो पुनर्निर्वाचन का योग्य भी होता है, इसलिए तीनों ही आंसर इसके यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट सवाल, भारत के राष्ट्रपति के पद हेतु आवश्यक योग्यताओं में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? मेरे कहने का और जो समझाने की बात है वो जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नहीं है तो इसको हमें सबसे पहले मार्क करना है। वह जन्म से भारत का नागरिक हो, यही स्टेटमेंट है। जब यहाँ भारत में क्या है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ओनली दिस, भारत का नागरिक हो। लेकिन ये जो जन्म से योग्यता है, ये वाली योग्यता यहाँ पे नहीं है, बल्कि यूएसए में। यूएसए में अगर कोई व्यक्ति वहाँ का राष्ट्रपति बनेगा तो उसे जन्म से भारत का नागरिक, सॉरी अमेरिका का नागरिक होना जरूरी होगा। बाकी आप देख सकते हैं 35 वर्ष की आयु पूरी करता हो, बिल्कुल सही बात है। लोकसभा में सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, बिल्कुल सही बात है। और कोई लाभ का पद धारण न करता हो। तो गलत कौन सा है? ये, और यही इस फिर राइट आंसर यहाँ पे बनता है। ये वीडियोस थोड़ी सी लेंथी हो सकती हैं, लेकिन आप लोगों को ये एक ऐसा ओवरव्यू देंगी जो आपका पूरा पूरा संविधान कवर करा लेंगी। ठीक है, अल्टरनेट पे ही आपको मिलेंगी। निम्न में से राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पॉइंट जरूर करना है। जहां मैं कह रहा हूं, आप एक चीज तो ये नहीं कि बस एकदम से सवाल पढ़ा और उसको लीव कर दिया। पहले आप इस चीज पे जरूर पॉइंट कर लीजिएगा, नहीं वाली बात है या नहीं, या है। पहला, इसका निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। जिन लोगों ने पॉलिटी पढ़ी है, बिल्कुल कॉमन सेंस बात है। एक निर्वाचक मंडल होता है पूरा, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के और दिल्ली और पुदुचेरी के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग वोट नहीं डालते हैं, यानी कि पब्लिक वोट नहीं करती है। निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं, गलत। इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की जब भी बात होगी तो आपको एक शब्द ध्यान रखना है, निर्वाचित। तो जो निर्वाचित सदस्य हैं केवल वही इसमें भाग ले सकते हैं, और इसमें राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, बिल्कुल सही बात है, अभी मैं बता ही रहा था। लोकसभा प्लस राज्यसभा, स्टेट विधानसभा प्लस दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो इसमें भाग लेते हैं। नेक्स्ट सवाल, इस पे थोड़ा सा विचार करना है, तो देख लीजिएगा कथनों पे विचार कौन सा सही है। सबसे पहली बात, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट सही है। जब भी हमें राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना है, और ये आर्टिकल नंबर विषय है 3 का। ठीक है, आर्टिकल नंबर 2 में क्या है? उसमें है कि अगर कोई हम क्षेत्र पड़ोसी देशों से अधिग्रहित करते हैं, यानी कि हम भूमि लेते हैं बाहर से, तब यानी कि वो हमारे देश की सीमा में नहीं थे, उनको शामिल किया जाना, वो आर्टिकल नंबर 2 में है। और जो संघ के हमारे पहले से ही पार्ट हैं उसमें कोई परिवर्तन करना है उनके नाम में, सीमाओं में, तो वो आर्टिकल नंबर 3 का विषय है। और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पहले ही चाहिए होगी। ठीक है, तब ये लिया जा सकता है। पड़ोसी देश के साथ सीमा विवादों, ठीक है,
यदि इसमें भारतीय क्षेत्रों की समाप्ति शामिल नहीं है, को हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है। ये भी बिल्कुल सही है। अब आपको ध्यान में रखना है कि बेरूबाड़ी मामला लाया गया था। उस बेरूबाड़ी मामले में ठीक 1960 में, मैं लिख देता हूँ, बेरूबाड़ी मामला 1960। तो बेरूबाड़ी एक्चुअल में एक पश्चिम बंगाल का पार्ट है। इसको पाकिस्तान को दिया जाना था। तो पाकिस्तान को देने के लिए जब बात आई तो उसमें एक कंक्लूजन निकल कर आया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ये जो भारतीय क्षेत्र को समाहित करने की बात है आर्टिकल नंबर 2 में, तो इसमें भारतीय क्षेत्र में अगर कोई क्षेत्र समाहित करना है तो उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर उसमें कोई पार्ट भारत का किसी अन्य देश को दिया जाता है, ठीक है, भारत से कोई क्षेत्र समाप्त कर दिया जाता है या किसी अन्य देश को दे दिया जाता है, तो हमें संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर यही है, क्योंकि इसमें ये कहा है कि इस वाले पार्ट को निकाल दिया बाहर देने वाले को, तो यही शामिल नहीं है, तो बाकी किसी चीज़ के लिए भी हमें संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। और अगर ये होता तो इसमें संविधान संशोधन की आवश्यकता होती। इसलिए यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब मुझे बताइएगा कि वो कौन सा संविधान संशोधन था जो इस मामले को सुलटाने के लिए या निपटाने के लिए किया गया। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं और कोशिश करें कि आज ही से आप इसका पार्ट बने। और अगर आज से पार्ट नहीं बन रहे हैं तो आपको बहुत सारी दिक्कत हो जाने वाली है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भाग है? तो ये तो आप नॉर्मल भी कर सकते हैं। अगर आपने आर्टिकल्स याद कर रखे हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रखी है तो भैया आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, सभी नागरिकों के लिए आजीविका के लिए पर्याप्त साधन का अधिकार, बिल्कुल सही है। बेरोजगारी और बीमारी के मामले में सार्वजनिक सहायता का अधिकार, ये भी है। उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, ये भी है। पोषण के स्तर में वृद्धि करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाना, ये भी इसमें शामिल है। कहूँ तो मैं साथ में आर्टिकल्स भी इसके बता देता हूँ। आर्टिकल्स भी अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो जैसे ये पोषण का स्तर की अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 47 में, ये भी आप लिख लीजिएगा। उद्योगों के प्रबंध में अगर हम बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर ये 43 है। और ये जो पॉइंट लिखा हुआ है बेरोजगारी और बीमारी के मामले में, तो ये विषय है आर्टिकल नंबर 42 का। उसमें है ना कुछ दशाओं में काम और रोजगार पाने के लिए व्यवस्था। ठीक है, तो ये दोनों इसी के पार्ट है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिएगा नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी कैग, के संबंध में विचार करना है और सही कथन चुनना है। नीचे ऑप्शन देख लीजिएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे भारत के संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण पद माना, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसका काम होता है ऑडिटिंग का। ठीक है, भारतीय संपत्ति कहाँ खर्च हो रही है, क्या हो रहा है, बिना इसकी सिक्योरिटी के व्यवस्था गड़बड़ा सकती है। इसलिए अम्बेडकर साहब ने इनको ये पद सबसे महत्वपूर्ण कहा। राष्ट्रपति द्वारा इसे उसी आधार और प्रक्रिया पे हटाया जा सकता है जिसे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो दोनों ही राइट आंसर हैं। इस राइट क्वेश्चन है, ऑप्शन है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। तो पहली चीज, एनसीबीसी की स्थापना 1993 में की गई, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि अभी 102वां संविधान संशोधन हुआ था, 102वां अमेंडमेंट, शायद 2018 में। ठीक है, थोड़ी बहुत अगर मिस्टेक होती है तो आप प्लीज़ उस चीज़ को कॉपरेट करें। वैसे कोशिश करता हूँ मैं कि ज़्यादातर चीज़ें सही रहें। तो 102वां अमेंडमेंट हुआ और इस एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे, तो इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया और अब ये संवैधानिक निकाय बन गया है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के अधिकारों के हनन से संबंधित शिकायतों की जांच करना इसका प्रमुख कार्य है। तो ये आप समझ सकते हैं कि भैया एनसीबीसी पिछड़े वर्गों के लिए ही बना है, तो काम इसका हो गई। ये आप पढ़ें ना पढ़ें तब भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 25 के तहत कुछ अधिकार पे हमें बात करनी है और सही कथन का चुनाव करना है। विदेशियों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के प्रसारण और प्रसार का अधिकार है, तो ये बिल्कुल सही बात है। कुछ ऐसे अधिकार हैं मौलिक जो केवल और केवल
नागरिकों को दिए गए हैं, और वो कौन से हैं? आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक, तो अगर ये आर्टिकल का इसमें हिस्सा नहीं है तो बाकी सारे अधिकार नागरिकों को और विदेशियों को समान रूप से मिले हुए हैं। तो आर्टिकल नंबर 25 में धार्मिक मान्यताओं के प्रसारण और उसका सबका अधिकार है, विचार अभिव्यक्ति, ठीक है, ये सब चीजें तो ये आप कर सकते हैं। पर्यटक वीजा के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाले विदेशी धर्मांतरण में लिप्त नहीं हो सकते। बिल्कुल सही बात है, आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, लेकिन उसमें धर्मांतरण को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है, तो ये नहीं करा सकते, तो ये भी सही है। अगर ये यहाँ पे नहीं होता तो ये गलत हो जाता, इसलिए दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट, 103वां संविधान संशोधन 2019 के संबंध में बात करनी है। यह केवल लोकसभाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात हो रही है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस आप लोग देख सकते हैं कि स्पेशल कैटेगरी है, लेकिन आपको यहाँ पे पहली चीज पे ध्यान रखना है कि यहाँ जो जब भी केवल शब्द आएगा पहली चीज तो वही गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि ऐसा बहुत रेयर केस में होता है कि वो केवल एक ही चीज को डिनोट करे। तो जैसे यहाँ पे लिखा है केवल लोक सेवाओं में नहीं, लोक सेवाओं में और शिक्षण संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में, ओहो, संस्थानों में, तो यहाँ पे ही गलत हो जाता है। लोक सेवाओं में भी यानी कि नौकरियों में भी और शिक्षण संस्थानों में भी एडमिशन के लिए ईडब्ल्यूएस का प्रावधान किया गया है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका गलत होता है। अधिसूचित नगरपालिकाओं के बाहर क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के लिए आवासीय भूखंड के स्वामित्व वाला परिवार ईडब्ल्यूएस का पात्र नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है जो रूरल एरियाज हैं, तो वहाँ एक तो चीज़ है 5 एकड़ वाली, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, और 1000 वर्ग गज इसमें आपका मकान बना हुआ हो, और जो लिस्टेड है अधिसूचित हैं तो लिस्टेड में ये है 100 वर्ग गज का वर्ग, ये उल्टा हो गया वर्ग गज, और जो इनके अलावा है अदर में, तो उसमें ये जो है रेंज वो 200 वर्ग गज की है, 200 वर्ग गज। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर इस दूसरे स्टेटमेंट को देख करके अधिसूचित नगर पालिकाओं के बाहर 200 वर्ग गज या उससे अधिक के एक आवासीय खंड में स्वामित्व वाला परिवार ईडब्ल्यूएस का पात्र नहीं है, ठीक। यहाँ पे शायद स्टेटमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, यहाँ पे शो होना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, आप खुद से देख सकते हैं, क्योंकि बाहर की बात पूछ रहा है तभी जाकर के आंसर बी सही होगा, नहीं तो ये आंसर बी सही नहीं होने वाला यहाँ पे, ठीक। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, यहाँ पे सवाल को करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इस चीज़ को समझना है, क्योंकि अगली बार जब भी ये चीज़ें आएंगी तो आप इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं, ठीक। चलिएगा, नहीं तो फिर दोनों नो आंसर हो जाएंगे। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी के संबंध में बात करनी है। तो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की योग्यता, कार्यकाल, वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें, पदच्युत करने की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में नहीं है, तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक। जो मूल संविधान है उसमें इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। बाद में आप देखेंगे तो आर्टिकल नंबर 350 में, आर्टिकल नंबर 350 में इस प्रकार का जो व्यवस्था है वो कर दी गई थी। वह अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक। तो एक्चुअल में क्या है कि जो भी इस प्रकार के आयोग हैं, चाहे वो वित्त आयोग हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो फाइनेंस वाला हो, जो भी हो, या चुनाव आयोग, वो अपनी सारी रिपोर्ट किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति क्या करते हैं? उसको संसद में रखवाते हैं। तो ये प्रक्रिया तो आपको याद रखनी है और रट्टा मार के रखना है। तो क्या करेंगे, कोई भी आयोग राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपेंगे और वो रिपोर्ट रखवाएगा संसद में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों ही कथन सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राज्य सरकारों द्वारा लिए जाने वाले ऋण के संबंध में विचार करना है। किसी विशेष राज्य द्वारा से लिए जाने वाले ऋण की सीमाएं संसद द्वारा तय की जाती है। ये नया सवाल आपके लिए हो जाएगा, तो यहाँ पे संसद नहीं, विधानमंडल द्वारा, क्योंकि राज्य की संसद निधि पर राज्य विधानमंडल
राज्य की जो संचित निधि है उसके आधार पर ये निर्धारित किया जाता है कि कितना ऋण या लोन उसको मिलने वाला है। तो राज्य विधानमंडल के द्वारा ये तय की जाती है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। एक राज्य सीधे विदेश से ऋण नहीं ले सकता है, ये भी गलत है क्योंकि 2017 में ऐसा प्रावधान कर दिया गया है। तो अब कोई भी राज्य अपने दम पे सीधे विदेश से ऋण ले सकता है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों मतलब ये बताने हैं कि सही हैं। ठीक है, तो सही कथन यहाँ पे दोनों सही कोई नहीं, यहाँ सही है, सही तो है। एक्चुअल में पढ़ने में गड़बड़ हो गया, मैं कह रहा हूँ यहाँ दोनों नहीं है, दोनों नहीं, ये दोनों नहीं है, कोई नहीं है इनमें से। एक्चुअल में ये है ना तो पहला ना दूसरा। ठीक है, बहुत सारा सामने एक्चुअल में क्योंकि इस बोर्ड पे पढ़ने का थोड़ा सा अभ्यास नहीं है, पेपर पे ही हम लोग करते हैं, तो आप लोग भी इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। अंतर्राज्यीय परिषद की बात हो रही है, इसके संबंध में कुछ विचार करने हैं और सही कथन पे बात करनी है। राष्ट्रपति ऐसी परिषद एवं उसकी संरचना तथा प्रक्रिया द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति को परिभाषित करता है। तो ये अंतर्राज्यीय परिषद में जो भी उसकी संरचना होगी या प्रक्रिया होगी, राष्ट्रपति उसको निर्धारित कर देंगे, ये सही है। इसे सरकारी आयोग की सिफारिशों पर स्थापित किया गया था, ये भी सही है। और प्रधानमंत्री इस परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे, ये भी सही है। अगर क्षेत्रीय परिषद की बात आएगी तो वहाँ गृह मंत्री होगा, ठीक है, अध्यक्षता की बात। और जबकि अगर अंतर्राज्यीय परिषद है तो उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करेंगे। तो इसलिए तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर है डी। नेक्स्ट, केंद्र की कार्यकारी विस्तारित शक्तियाँ उन मामलों के संबंध में पूरे भारत में विस्तारित हैं जिन पर संसद को कानून बनाने का विशेषाधिकार है। तो बिल्कुल सही बात है, केंद्र अपनी जितनी भी कार्यकारी शक्तियाँ हैं, यानी कि जैसे इसमें अगर आप अध्यादेश भी शामिल करना चाहें तो वो भी, तो ये उतना ही विस्तारित होगा जितना कि संसद द्वारा बनाए गए कानून है। ठीक है, तो ये पूरे देश में प्रसारित हो सकते हैं, तो यहाँ पे ये भी हो सकते हैं। समवर्ती सूची में वर्णित विषयों से संबंधित कार्यकारी शक्तियाँ प्राथमिक रूप से केंद्र के पास हैं। देखो, कार्यकारी मतलब एक्शन में लाना, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। समवर्ती सूची में दो तरीके से क्लासीफाई, अगर इनको बनाने की बात करें तो जो प्रभाव है, बना तो दोनों सकते हैं समवर्ती सूची पे भी, लेकिन जो प्रभावी होगी वो संसद होगी। यहाँ पढ़ते हैं संसद, ठीक है, तो संसद नियम बना देती है और राज्य विधानमंडल बना देता है, तो संसद का नियम प्रभावी होगा। लेकिन कार्यकारी काम अगर करना है, यानी कि उसको अप्लाई करने की बात करेंगे, तो ये शक्तियाँ जाएंगी राज्य के पास। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इसलिए दूसरा वाला स्टेटमेंट सही नहीं है, ये स्टेटमेंट पहला ही सही है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। चलिए आगे, सवाल नंबर 16 इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। एक्चुअल में देखो, दोनों चीज़ें हैं, यहाँ पर डिस्कशन इसलिए ज़रूरी है ताकि चीज़ों को समझा जा सके। राष्ट्रपति के संबंध में सत्य नहीं है, ध्यान से पहले ही हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्या पूछना चाह रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे नहीं पे ध्यान नहीं गया तो पहला स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे और मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, हाँ जी सही बात है, बस यही गोला काला करा और बस चल करके आ गए हम लोग, ऐसे नहीं। तो मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, सही बात है। वेतन भारत की संचित निधि दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, गलत। तो कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन संबंधी प्रॉब्लम्स हैं उनको सुप्रीम कोर्ट देखता है। और राष्ट्रपति किसी साधारण विधेयक की गतिरोध की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन साधारण विधेयक की, इस बात को ध्यान रखें, जब भी आगे सवाल आएगा हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। 17वां देखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी कि लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में स्टार्ट किया जा सकता है। जबकि उपराष्ट्रपति का ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति क्योंकि राज्यसभा का विशेष पार्ट रहता है, उसका मेंबर नहीं होता, लेकिन उससे संबंध रखता है क्योंकि उसकी योग्यताएं उसे निर्धारित करते रहना चाहिए। तो इसलिए उसका जो स्टार्टिंग होगी वो केवल राज्यसभा से स्टार्ट की जा सकती है, जबकि यहाँ पर दोनों चीज़ें। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। राज्य विधानसभा, अर्ध न्यायिक का मतलब है कि कुछ जुडिशियल पावर भी इस प्रक्रिया में दी गई हैं, जैसे समन जारी करना और ये सब बुलाना, वो सब चीज़ें। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। हाँ,
ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, निर्वाचित करने में तो ये सब लोग भाग लेते हैं, लेकिन हटाने में क्या पैनल बनेगा? लोकसभा और राज्यसभा के ऑल मेंबर्स। ठीक। और यहाँ पर आपका स्टेटमेंट तीनों सही हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये तीनों सही। अगला है उपराष्ट्रपति के संबंध में। चारों ऑप्शन ले लेता हूँ मैं। दिख रहा होगा। उपराष्ट्रपति के संबंध में विचार करना है। भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। बिल्कुल सही बात है। ठीक। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति और सदस्य होता है। ये स्टेटमेंट देखो यहाँ पे सही हो जाता, लेकिन अगर ये चीज़ ना कहता तो, क्योंकि ये सदस्य नहीं होता, पदेन सभापति होता है, ये बात सत्य है, लेकिन उसका मेंबर नहीं होता, इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। राष्ट्रपति का पद अस्थायी रूप से रिक्त रहने पर कार्यभार राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ठीक है। तो राष्ट्रपति नहीं होंगे तो ये कार्यभार के तौर पे काम करेगा, तो इसलिए पहला और तीसरा, ये पहला और तीसरा सही है। उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ में आ रही होंगी, और इस तरीके से हम पूरा संविधान एक एक करके सब निपटा लेंगे। उपयुक्त में से कौन कौन से केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल होते हैं? तो आपको समझना है, प्रधानमंत्री तो होते ही है, कैबिनेट मंत्री, ये मंत्री लिखा गया, ये मंत्री है, आप समझ सकते हैं कुछ, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये सारे पार्ट होते ही हैं। ठीक है। और ये भी इसलिए सारे मेंबर हैं, इसके कोई स्पेशलिटी नहीं है, आप खुद ही समझ सकते हैं। सवाल नंबर 20 और ये अंतिम है। केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। बिल्कुल सही बात है, और पहले सबसे पहले काम, ठीक है, इसको नहीं भूलना, सही वाले बताने हैं। मंत्री परिषद, ठीक है, के सदस्य व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से, ठीक है, सामूहिक रूप से तो लोकसभा के प्रति ये होते हैं, और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति इनको जब चाहे हटा सकता है, लेकिन बस प्रधानमंत्री द्वारा इसकी ऐसी सिफारिश कर दी गई हो। तो व्यक्तिगत रूप से ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और सामूहिक रूप से लोकसभा के। ठीक। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और ये हो गए आपके 20 सवाल। मैं समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों में आपका बहुत सारे सवाल रिपीट भी हो जाएंगे और आप समझेंगे भी, तो ये ज़रूर करते रहिएगा मेरे साथ, अगर और कुछ नहीं कर सकते हैं। और अगर पार्ट बनना चाहते हैं और पूरा फाइनल सिलेक्शन की हम लोग प्रोसेस करने वाले हैं, तो आप ऊपर दिए वाले नंबर पर, या मैं दोबारा से बता देता हूँ, 7453885232, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आगे की प्रक्रिया आपको बता दी जाएगी। चलिएगा, नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।